हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सरल क्लासेस। इस लेक्चर में हम करेंगे कक्षा 11वीं फिजिक्स के अध्याय 12 ऊष्मागतिकी प्रश्न बैंक का हल। यहाँ पर हम इसमें शामिल कर रहे हैं अति लघुत्तरीय प्रश्नों का हल, जिसमें हम करेंगे प्रश्न संख्या 1 से लेकर 20 तक का हल। प्रश्न नंबर 1 से लेकर 20 तक का हल इस लेक्चर में हम करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं हम यहाँ पर। पहला प्रश्न आप देख सकते हैं यहाँ पर हमसे पूछा है। यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा हमसे कि ऊष्मागतिकीय निकाय से क्या तात्पर्य है। ऊष्मागतिक निकाय, निकाय का बेसिक सा हम मतलब समझे। निकाय बोलते हैं किन्हीं भी परमाणु अणुओं से मिला हुआ पदार्थ, उसको हम क्या बोलेंगे, ऊष्मागतिक, उसको हम निकाय बोलेंगे। अब निकाय कौन सा बताना हमें, जो ऊष्मागतिकी से संबंधित हो। तो ऊष्मागतिक निकाय क्या होगा, तो किसी सीमा पृष्ठ से घिरी ऐसी वस्तु जिस पर ऊष्मा का प्रभाव पड़ता है, यानी कि ऐसी वस्तु जिस पर क्या हो कि सीधा सीधा ऊष्मा का प्रभाव पड़ता है, ऊष्मागतिकी निकाय कहलाता है। तो इस प्रकार से उत्तर हम लिख देंगे कि किसी सीमा पृष्ठ से घिरी ऐसी वस्तु जिस पर ऊष्मा का प्रभाव पड़ता है, ऊष्मागतिकी निकाय कहलाता है। सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर, ऊष्मागतिक चर का अर्थ समझाइए। चर अचर आपने गणित में पढ़े होंगे, दो प्रकार के नाम आते हैं, चर आता है और एक अचर आता है। चर वो जिनके मान बदलते रहते हैं और अचर वो जिनके मान फिक्स रहते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से ये ऊष्मागतिक चर है। इसके डेफिनेशन हम इस प्रकार से लिखेंगे, किसी निकाय के ऐसे गुण जो उस निकाय की ऊष्मागतिक अवस्था निर्धारित करते हैं, ऊष्मागतिक चर कहलाते हैं। यानी कि ऐसे मान जो ऊष्मागतिकी अवस्था को दर्शाते हैं, ये ऊष्मागतिकी चर कहलाते हैं। जैसे कि गैस के लिए दाब होता है ना, दाब क्या है, एक चर राशि है। आयतन चर राशि है। ताप T एक चर राशि है। ये सारी की सारी यहाँ पर ऊष्मागतिकी चर राशियाँ हैं। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पर, अवस्था समीकरण का अर्थ समझाइए। अवस्था समीकरण हमें बताना है। तो इस प्रकार से उत्तर होगा इसका कि किसी निकाय की ऊष्मागतिक अवस्था को व्यक्त करने वाले ऊष्मागतिक चरों में संबंध बताने वाले समीकरण को अवस्था समीकरण कहते हैं। क्या हुआ कि ऊष्मागतिकी अवस्था के जितने भी चर थे, उन चर राशियों में संबंध बताने वाला जो समीकरण होता है, उस समीकरण को हम अवस्था समीकरण कहते हैं। जैसे कि आदर्श गैस अवस्था का जो समीकरण है वो PV बराबर RT होता है। तो ठीक यहाँ पर क्या बता रहा है, ये PV बराबर RT, ये आदर्श गैस समीकरण की अवस्था बता रहा है। फिर चौथा प्रश्न है यहाँ पर, धनात्मक कार्य एवं ऋणात्मक कार्य से क्या तात्पर्य है। धनात्मक कार्य और ऋणात्मक कार्य की आपको ऊष्मागतिकी के आधार पर डेफिनेशन देना है। ऐसा नहीं है कि जो हमने पाठ पहले पढ़ा था कार्य ऊर्जा शक्ति, उस वहाँ पर भी कार्य की परिभाषा थी, 3 प्रकार के कार्य, धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य और शून्य कार्य। तो वहाँ की डेफिनेशन आपको यहाँ पर नहीं देना है, यहाँ पर हमें देना है ऊष्मागतिक निकाय के आधार पर। तो जब कार्य निकाय द्वारा किया जाता है तो धनात्मक कार्य कहलाता है। जब कार्य किसके द्वारा किया जाता है, निकाय के द्वारा किया जाता है, तो ये धनात्मक कार्य कहलाता है। और जब कार्य निकाय पर किया जाता है तो ये ऋणात्मक कार्य कहलाता है। दोनों में आपको इस शब्द की ध्यान रखनी है कि निकाय द्वारा कार्य करते हैं तो धनात्मक होता है, और निकाय पर कार्य करवाते हैं तो ये ऋणात्मक कार्य कहलाता है। अगला प्रश्न, कार्य तथा आंतरिक ऊर्जा में से कौन सी राशि पथ पर निर्भर करती है और कौन सी राशि पथ पर निर्भर नहीं करती है। तो कार्य जो रहता है यह पथ पर निर्भर करता है और आंतरिक ऊर्जा पथ पर निर्भर नहीं करती है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम हमें लिखना है। छठा प्रश्न है, तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार हम इसके डेफिनेशन लिखेंगे कि ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है वो हमें क्या बताता है। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा, तो निकाय क्या कर सकता है, या तो ऊष्मा को अवशोषित कर सकता है या ऊष्मा उत्सर्जित कर सकता है, यानी एक ले सकता है और एक दे सकता है। तो दोनों के आधार पर अलग अलग परिभाषा इसकी बनेगी और दोनों को एक साथ आपको लिखना है। तो जब निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा उसके द्वारा किए गए बाह्य कार्य और उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के योग के बराबर होती है, जब ऊष्मा उसमें अवशोषित होती है तब की बात है। इसी प्रकार से
निकाय द्वारा निष्कासित ऊष्मा उस पर किए गए बाह्य कार्य और आंतरिक ऊर्जा में कमी के योग के बराबर होती है। ध्यान रखें, जब अवशोषित होगी तो यहाँ वृद्धि का योग आएगा और जब ऊष्मा निष्कासित होगी तो यहाँ पर कमी का योग आएगा। इसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं। सातवां प्रश्न, उत्क्रमणीय प्रक्रम से आप क्या समझते हैं, इसके दो उदाहरण दीजिए। उत्क्रमणीय प्रक्रम तो वह प्रक्रम है जिसे उत्क्रमित करने पर सीधे प्रक्रम में हुए सभी परिवर्तनों की विपरीत दिशा में ठीक ठीक पुनरावृत्ति होती है और तथा प्रक्रम में भाग लेने वाले पदार्थ और बाह्य पदार्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये उत्क्रमणीय प्रक्रम की परिभाषा है। सिंपल सा मतलब है कि जैसे बर्फ होता है, बर्फ से हमने क्या बना दिया, पानी बना दिया, तो हम बर्फ से पानी प्राप्त कर सकते हैं और पानी को हम जमा देंगे तो उससे हम बर्फ प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु में परिवर्तन होना और दोबारा उस दूसरी वस्तु से पहली वस्तु पुरानी अवस्था में आ जाती है, तो यह उत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाता है। वैसे ही उदाहरण हमें देना है, तो यहाँ पर पहला उदाहरण हमने ये लिया है, बर्फ से पानी बनना और पानी से बर्फ का बनना। दूसरा, विद्युत अपघटन की जो क्रिया होती है यह एक उत्क्रमणीय प्रक्रम होता है। थर्ड है पेल्टियर प्रभाव जो होता है, यह भी एक उत्क्रमणीय प्रक्रम है। अगला प्रश्न, उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में अंतर लिखिए। 2 नंबर का है, इसलिए हमने 2 अंतर शामिल किए हैं। पहला है उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय में पहला अंतर है, इसे विपरीत क्रम में संपन्न किया जा सकता है। यानी कि अभी हाल हमने क्वेश्चन पढ़ा था, उसका उदाहरण समझा था कि हम बर्फ से पानी बना सकते हैं, पानी से बर्फ बना सकते हैं, तो ये उत्क्रमणीय प्रक्रम होता है। अनुक्रमणीय परिवर्तन जो ऐसा नहीं होता है, तो इसी आधार पर यहाँ पर अंतर बन जाएगा कि इसे विपरीत क्रम में संपन्न नहीं किया जा सकता है। दूसरा है, इसमें भाग लेने वाली समस्त वस्तुएं अपनी पूर्वावस्था में आ जाती है। पूर्वावस्था में क्या हो जाती है, आ सकती है, आ जाती है, जबकि यहाँ पर ये नहीं आ सकती है। तो इसमें भाग लेने वाली समस्त वस्तुएं अपनी पूर्वावस्था में नहीं आ सकती है। फिर है अगला प्रश्न, चक्रीय प्रक्रम क्या है। चक्रीय प्रक्रम की डेफिनेशन हमें बताना है। जब कोई निकाय विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता हुआ अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाए तो ऐसे प्रक्रम को चक्रीय प्रक्रम कहते हैं। तो ऐसे प्रक्रम को क्या कहते हैं, तो ऐसे प्रक्रम को चक्रीय प्रक्रम कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। फिर अगला प्रश्न है, समतापी प्रक्रम किसे कहते हैं और इस प्रक्रम में किए गए कार्य का सूत्र हमें लिखना है। तो समतापी नाम से आप ध्यान रखें, सम यानी कि होता है समान, तापी यानी कि ताप। तो ऐसा प्रक्रम जिसमें क्या हो, ताप समान हो, समतापी प्रक्रम होगा। तो इसकी परिभाषा लिखेंगे, किसी निकाय का वह भौतिक परिवर्तन जिसमें निकाय का ताप स्थिर रहता है समतापी प्रक्रम कहलाता है। अब इसमें कार्य का हमें सूत्र लिखना था। तो समतापी प्रक्रम में किया गया कार्य, तो इसका सूत्र होता है W बराबर RT log E P1/P2। ये इसका सूत्र होता है, W बराबर RT log E P1/P2। तो यहाँ पर कौन क्या है वो हमें नाम लिखना है। तो W तो यहाँ कार्य था ही सही। R क्या होता है, तो R होता है सार्वत्रिक गैस नियतांक है। T क्या है, तो T नियत ताप या परम ताप है। P1 क्या है, तो प्रारंभिक दाब है। और P2 क्या है, तो ये अंतिम दाब है। अगला प्रश्न, रुद्धोष्म प्रक्रम किसे कहते हैं, इस प्रक्रम में किए गए कार्य का सूत्र लिखिए। तो रुद्ध यानी कि रोकना होता है, ऊष्मा को रोकना। तो ऐसा प्रक्रम जिसमें ऊष्मा नहीं बदलती है, ऐसा प्रक्रम रुद्धोष्म प्रक्रम कहलाता है। इस प्रकार से परिभाषा हम लिखेंगे, वह प्रक्रम जिसमें निकाय की ऊष्मा न तो बाहर जा सके और न बाहर से ऊष्मा अंदर आ सके रुद्धोष्म प्रक्रम कहलाता है। और इसमें जो किया गया कार्य है उसका सूत्र होता है W बराबर R ब्रैकेट में लिखना है T1 - T2 अपॉन गामा -1। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर कौन क्या है उनके मान हमें लिखना है कि यहाँ पर T1 प्रारंभिक ताप है, T2 अंतिम ताप है, गामा क्या होता है, तो गामा दो विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात होता है। R क्या है, तो R सार्वत्रिक गैस नियतांक है यहाँ पर। इसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं,
आंतरिक ऊर्जा क्या है, परिभाषा देना है। और आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किन किन कारकों पर निर्भर करती है। 2 क्वेश्चन यहाँ शामिल है और इन दोनों क्वेश्चनों का हमें आंसर देना है। तो किसी निकाय द्वारा कार्य करने की स्वयं की क्षमता, कोई निकाय होता है उसके द्वारा स्वयं के कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको उसकी आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। किसी निकाय द्वारा कार्य करने की स्वयं की क्षमता को उसकी आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। यह आंतरिक ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा एवं आंतरिक गतिज ऊर्जा की योग के बराबर होती है। ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई यहाँ तक। अब किस पर निर्भर करती है, तो आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा केवल और केवल उसके ताप पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है, तो केवल उसके ताप पर निर्भर करती है। फिर अगला प्रश्न है, ऊष्मा के यांत्रिक तुल्यांक की परिभाषा दीजिए तथा इसके MKS और CGS पद्धति में मात्रक लिखिए। दोनों पद्धति में मात्रक लिखना है। तो 1 कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए किए गए कार्य को ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक कहते हैं। यानी कि 1 कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न करनी है तो उसके लिए जो कार्य को ऊष्मा देनी पड़ती है या ऊष्मा खर्च करनी पड़ती है कार्य को, तो ये उसका यांत्रिक तुल्यांक कहलाता है। और इसका MKS मात्रक जूल प्रति कैलोरी है, कैलोरी व्यावहारिक मात्रक है तो जूल प्रति कैलोरी है, तथा CGS मात्रक अर्घ प्रति कैलोरी है। उसके बाद प्रश्न नंबर 14, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या है। प्रथम नियम का हमें डेफिनेशन यहाँ लिखना है। पहले भी आया था वही प्रश्न यहाँ पर है, दोबारा से रिपीट। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा उसके द्वारा किए गए बाह्य कार्य और उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के योग के बराबर होती है। ठीक इसी प्रकार से निकाय द्वारा निष्कासित ऊष्मा उस पर किए गए बाह्य कार्य तथा आंतरिक ऊर्जा में कमी के योग के बराबर होती है। यह ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है। 15वां नंबर का प्रश्न है कि जब हम अपने हाथों को रगड़ते हैं, यानी कि हाथों की हथौलियों को रगड़ते हैं, तो वे गर्म हो जाते हैं, परंतु केवल एक अधिकतम ताप तक। क्यों? यानी कि ज़्यादा ताप उसमें उत्पन्न नहीं होता, केवल एक लिमिट होती है कि यहाँ तक कि आपकी जो हथेलियाँ वो गर्म हो सकती है। तो ऐसा कारण क्या है? इसका कारण है कि हाथों को रगड़ने से किया गया कार्य ऊष्मा में बदलता है। कार्य किस में चेंज होता है, तो ये ऊष्मा में चेंज होता है। परंतु कुछ देर बाद जब हाथों का ताप एक निश्चित ताप के बराबर हो जाता है, फिर जितनी ऊष्मा हाथों को रगड़ने से मिलती है उतनी ही ऊष्मा बाहर वायुमंडल में चली जाती है। यानी कि जितना हम रगड़ते जाते हैं हाथों को, तो वो ऊष्मा जो उत्पन्न होती है वो सीधी वायुमंडल में चली जाती है, जिससे हाथों का ताप और अधिक नहीं बढ़ पाता, जिससे जो हाथों का ताप है वो अधिक नहीं बढ़ पाता है। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर, समतापी और ऊर्ध्वस्म प्रक्रम में अंतर लिखें। ये बड़े नंबर में भी आ सकता था और शायद बड़े नंबर में भी इस तरह क्वेश्चन दिया हुआ है, इसलिए हमने इसमें ज़्यादा अंतर शामिल किया है। प्रश्न नंबर 16, समतापी तथा ऊर्ध्वस्म प्रक्रम में अंतर लिखिए। पहला अंतर समतापी और ऊर्ध्वस्म में पहला अंतर है यहाँ पर, इसमें निकाय का दाब समतापी है, ये इसमें ताप है। इसमें निकाय का ताप स्थिर रहता है और ऊर्ध्वस्म में तो इसमें ऊष्मा न तो निकाय के अंदर जा सकती है और न ही बाहर जा सकती है। समतापी प्रक्रम में क्या होता है कि ताप स्थिर रहता है और ऊष्मा में, ऊर्ध्वस्म में न तो ऊष्मा अंदर जाएगी न ऊष्मा बाहर जाएगी। सेकंड, डेल यू बराबर 0 होता है, यानी कि आंतरिक ऊर्जा यहाँ पर 0 होती है। अतः आदर्श गैस के लिए जो डेल यू होता है वो डेल डब्ल्यू के बराबर होता है। यहाँ पर जो डेल क्यू है वो 0 होता है, यानी कि ऊष्मा नहीं होती इसमें, तो 0 हो गया। अतः आदर्श गैस के लिए डेल यू बराबर क्या होता है, माइनस डेल डब्ल्यू होता है। उसी प्रकार से थर्ड है यहाँ पर कि यह प्रक्रम निकाय को पूर्ण सुचालक के संपर्क में रखकर धीरे धीरे किया जाता है। कैसे किया जाता है? ये धीरे धीरे किया जाता है। और जबकि ये जो प्रक्रम है निकाय को पूर्ण कुचालक, यहाँ पर सुचालक में था और यहाँ पर कुचालक में है, रखकर संपर्क में रखकर तेजी से किया जाता है। ये धीरे धीरे करते हैं और ये तेजी से किया जाता है। फोर्थ है, इसमें गैस बोयल के नियम का पालन करती है। गैस किसके नियम का पालन करती है? बोयल के नियम का पालन करती है, जो कि होता है PV बराबर नियतांक। और इसमें गैसें ऊर्ध्वस्म नियम यानी कि PV गामा नियतांक का पालन करती है। फिर अगला प्रश्न हम देखें यहाँ पर, 17वां नंबर का है, ऊर्ध्वस्म प्रसार में प्रशीतन क्यों संभव है। ऊर्ध्वस्म प्रसार जो होता है उसमें प्रशीतन
क्यों संभव हो जाता है? तो रुद्धोष्म प्रसार में गैस द्वारा किया गया कार्य होता है, यानी कि रुद्धोष्म प्रसार में गैस द्वारा कार्य किया जाता है, जिससे उसकी आंतरिक ऊर्जा कम हो जाती है। अतः आंतरिक ऊर्जा कम हो गई, अतः प्रशीतन उत्पन्न हो जाता है, अर्थात उसका ताप कम हो जाता है। प्रशीतन का मतलब है कि उसका ताप गिर जाता है, वो वस्तु ठंडी हो जाती है। तो प्रशीतन इस कारण से उत्पन्न होता है क्योंकि जो वस्तु है खुद कार्य करती है और उसका जो आंतरिक ऊर्जा है वो कम हो जाती है। फिर अगला प्रश्न है, साइकिल ट्यूब फट जाने के तुरंत बाद स्पर्श करने पर वायु शीतल क्यों लगती है? जब कभी साइकिल का टायर फट जाता है तो वहाँ पर जब हम उस टायर को या उस ट्यूब को स्पर्श करते हैं तो वह ठंडी लगती है, तो ऐसा क्यों होता है? तो प्रश्न का उत्तर है कि साइकिल ट्यूब फट जाने के बाद अंदर की वायु का रुद्धोष्म प्रसार होता है। कैसा प्रसार होता है? रुद्धोष्म प्रसार होता है। अतः वायु द्वारा कार्य किया जाता है, और जब वायु द्वारा कार्य किया जाता है तो उसकी आंतरिक ऊर्जा कम हो जाती है। जब आंतरिक ऊर्जा कम हो गई है, जिससे हमें क्या होगा, जो ट्यूब है वो ठंडी महसूस होगी, जिससे उसका ताप कम हो जाता है। अगला प्रश्न, बंदूक की गोली लक्ष्य से टकराने के बाद गर्म क्यों हो जाती है? जैसे बंदूक की गोली छोड़ी जाती है तो जैसे वो अपने टारगेट पे पहुंचती है तो वो गर्म हो जाती है, तो ऐसा क्यों? तो लक्ष्य से टकराने से पहले गोली में गतिज ऊर्जा होती है। जैसे हम गोली चलाते हैं बंदूक से तो उसमें गतिज ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, तभी तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा पाती है स्पीड के साथ में। तो गोली से लक्ष्य से टकराने पर गतिज ऊर्जा का अधिकांश भाग ऊष्मा में परिवर्तित हो जाता है। जैसे गोली अपने टारगेट से टकराई तो उसका अधिकांश भाग, गतिज ऊर्जा का अधिकांश भाग ऊष्मा में परिवर्तित हो जाता है, अतः गोली गर्म हो जाती है। तो ये कारण है इसका, गोली गर्म हो जाने का। 20वां नंबर का प्रश्न कि एक थर्मस फ्लास्क में जल भरा हुआ है, थर्मस के जल को कुछ समय तक हिलाना, कारण सहित बताइए कि क्या जल का ताप बढ़ जाएगा? यानी कि थर्मस में पानी भरा हुआ है और हमें थर्मस को हिलाना है, तो क्या थर्मस के अंदर जो पानी रखा हुआ है, भरा हुआ है, उसका ताप बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? कारण सहित उत्तर हमें देना है। तो देखिए, थर्मस के जल को कुछ समय तक हिलाने से जल का ताप बढ़ जाएगा। जल का ताप क्या होगा? टेम्परेचर उसका बढ़ जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जल को हिलाने पर किया गया कार्य ऊष्मा के रूप में परिवर्तित होकर जल के ताप को बढ़ा देगा। जो कि जल के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो आपस में टकराएंगे, उनमें गतिज ऊर्जा हो जाएगी, और गतिज ऊर्जा क्या होगी? वो ऊष्मा के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। तो इस प्रकार से जब हम थर्मस में भरे हुए पानी को हिलाएंगे तो वह गर्म हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं।